हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम क्लास 8 के कंप्यूटर के चैप्टर 7 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है इटरेटिव स्टेटमेंट इन पाइथन। तो यहाँ पे जो हम इस चैप्टर में पाइथन में जो इटरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि इटरेटिव स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। तो देखिए, इटरेटिव स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो इटरेटिव स्टेटमेंट का मतलब जो है ऐसे स्टेटमेंट से है जहाँ पे कि इनको यूज़ किया जाता है स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए। मतलब कि ऐसे स्टेटमेंट जो कि रिपीट होते रहते हैं जब तक कि कंडीशन ट्रू रहती है, तो उन्हीं स्टेटमेंट को बोला जाता है इटरेटिव स्टेटमेंट, और या फिर आप इनको बोल सकते हैं रिपीटेटिव स्टेटमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट होते हैं जब तक कंडीशन ट्रू रहती है आपके रिपीट होते रहते हैं, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स बनती है, मतलब कि जैसे ही कंडीशन जो भी होगी वो फॉल्स होती है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये स्टेटमेंट आपके टर्मिनेट हो जाते हैं। तो इसीलिए इन स्टेटमेंट को जो है लूपिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। मतलब कि जो लूप होता है वो आपका टर्मिनेट हो जाता है, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं स्टेटमेंट, उनका जो लूप होता है वो आपका टर्मिनेट हो जाता है। इसीलिए इन स्टेटमेंट को जो है लूपिंग स्टेटमेंट भी बोला जाता है, या सिंपली आप इनको लूप्स बोल सकते हैं। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो इटरेटिव स्टेटमेंट होते हैं उनको ही हम लूप्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं हम कि जो पाइथन है तो उसमें कौन कौन से टाइप के इटरेटिव स्टेटमेंट होते हैं। तो देखिए, पाइथन में जो है मेनली आपके टू टाइप के इटरेटिव स्टेटमेंट होते हैं। पहला है फॉर और दूसरा है यहाँ पे वाइल। ये जो हमारे दो टाइप के लूप होते हैं पाइथन में, या फिर आप कह सकते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट होते हैं। तो ये दो लूप हैं, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप को। तो बात करते हैं फॉर लूप की, ये किस तरीके से काम करता है और इसका यूज़ क्या होता है। तो देखिए, फॉर लूप की अगर हम बात करें तो देखिए, फॉर लूप का यूज़ करते हैं हम उस कंडीशन में जबकि हमें पता होता है कि जो स्टेटमेंट है या जो भी कोड है वो हमें कितनी बार एग्जीक्यूट करवाना है, मतलब कि उनको कितनी बार रिपीट करना है। तो ये चीज़ जो अगर हमें पहले से पता होती है तो उस केस में जो हम फॉर लूप को यूज़ करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं फॉर लूप का यूज़ हम उस कंडीशन में करते हैं जहाँ पे कि हमें पता होता है कि कोई स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होंगे। मतलब कि ये जो है आपका डेफिनेट होता है, तो इसीलिए इनको बोला जाता है डेफिनेट लूप। तो पाइथन में अगर हम बात करें फॉर लूप की वर्किंग की, तो ये बेस्ड होती है ऑपरेटर और जो है फंक्शंस पे। मतलब कि कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जिनके ऊपर जो है इसकी वर्किंग पूरी तरीके से बेस्ड होती है। तो बात कर लेते हैं उन ऑपरेटर्स की, उन फंक्शंस की। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इसके सिंटैक्स को, कि जो फॉर लूप का सिंटैक्स है वो कैसे रहता है। तो देखिए, सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको लगाना पड़ता है फॉर कीवर्ड। इसके बाद में जो है कोई भी यहाँ पे आप एक वेरिएबल लेंगे, और यहाँ पे साथ ही साथ आपको यूज़ करना पड़ता है इन ऑपरेटर, जो कि एक हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। इसके बाद में जो है हमारे यहाँ पे सीक्वेंस रहता है। मतलब कि अगर आप जो चाहते हैं कोई सीक्वेंस है, जैसे कि स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है, कोई भी आपका सीक्वेंस है जिसको कि आप चाहते हैं इटरेट करना, तो उस केस में जो आप यहाँ पे सीक्वेंस दे देंगे। और अगर आप चाहते हैं नंबर ऑफ टाइम रिपीटेशन कराना, तो उस केस में आप जो है इस तरीके से लिख सकते हैं, फॉर रहेगा, वेरिएबल रहेगा, और यहाँ पे जो है आप इन ऑपरेटर लगाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो है रेंज फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, और रेंज फंक्शन में यहाँ पे इनिशियल वैल्यू रहती है कि कहाँ से जो है आपका लूप स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, यहाँ पर रहेगी फाइनल वैल्यू। और अगर आप चाहते हैं स्टेपिंग देना तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसको देखिए अभी हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस ये समझ लीजिए, ये जो हमारा सिंटैक्स लूप का होता है। तो देखिए, फॉर लूप के प्रोग्राम को बनाने से पहले यहाँ पे इन ऑपरेटर को हम पहले समझ लेते हैं कि जो इन ऑपरेटर वो किस तरीके से वर्क करता है। तो इन जो है वो हमारा एक मेंबरशिप ऑपरेटर है। मेंबरशिप ऑपरेटर दो होते हैं पाइथन में, एक तो होता है हमारा इन और एक होता है नॉट इन। ये जो हमारे दो मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं। तो इन किस तरीके से वर्क करता है और जो हमारा नॉट इन वो किस तरीके से वर्क करता है, इनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे इन ऑपरेटर की, तो इन ऑपरेटर करता क्या है, इन ऑपरेटर जो है वो चेक करता है कि कोई वैल्यू जो है किसी सीक्वेंस में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर करती है तो वहाँ पे जो है ये आपको आउटपुट देगा ट्रू। मतलब कि अगर आपकी वैल्यू जो है वहाँ पे मिल रही है तो ये आपको क्या करेगा, इवैल्यूएट करके देगा आंसर ट्रू। और अगर वैल्यू नहीं मिल रही है तो उस केस में क्या देता है, ये आपको फॉल्स करता है। मतलब कि वैल्यू अगर किसी सीक्वेंस में नहीं है तो उस केस में ये आपको रिटर्न करेगा फॉल्स। चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 इन 1 2 3 4 10। मतलब कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, एक तरीके का सीक्वेंस है, मतलब कि लिस्ट है। ये लिस्ट के बारे में हो सकता है आप लोगों को ज़्यादा पता नहीं हो, बट ये लिस्ट है। तो लिस्ट में देखिए होता है क्या है, यहाँ पे वैल्यूज़ रहती हैं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है सिंपली कि ये जो वैल्यू है वो आपकी एग्जिस्ट करती है इस वाले सीक्वेंस में या नहीं। तो यहाँ पे देखिए इस वाले सीक्वेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए 10 आ रहा है। तो इसका मतलब इसका जो आउटपुट होगा वो क्या आएगा, ट्रू आएगा। इस पूरे को देखिए मैंने प्रिंट कर दिया है।
तो इसका आउटपुट जो है वो आपको यहाँ पे ट्रू देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे ये 10 नहीं होता तो उस केस में आपको क्या मिलता है, यहाँ पे फॉल्स मिलता। तो इन ऑपरेटर जो है वो इस तरीके से वर्क करता है। देखिए इसको जो है मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे जो है मैं लिख लेता हूँ, मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ 10 और मैं लिखता हूँ इन, और एक लिस्ट ले लेता हूँ 10, 20, 30। इस तरीके से मैंने लिस्ट ले ली और इस पूरे को कर देता हूँ प्रिंट। लिख देता हूँ प्रिंट, ये मैंने प्रिंट कर दिया। अब देखिए इसको सेव करके रन करता हूँ, न्यू दे देता हूँ उसका नेम .py। अब देखिए मैं यहाँ पे रन करता हूँ इसको, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्रू देखने को मिल रहा है। और अगर जो है मैं यहाँ पे इन की जगह पे लगा दूँ नॉट इन, देखिए लिख देता हूँ मैं नॉट इन, तो इस केस में देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे फॉल्स मिल जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि 10 जो है वो आपका सीक्वेंस में नहीं है। इसका मतलब ये है अगर नहीं होगा तब तो ये आपको देगा ट्रू, और अगर आपका मिल गया तो ये आपको देगा फॉल्स। देखिए मैं रन करता हूँ यहाँ पे, इस केस में जो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे फॉल्स मिलेगा। देखिए यहाँ पे फॉल्स लिख के आ गया है, क्योंकि यहाँ पे जो 10 है वो हमारा ऑलरेडी है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप चाहें, जो यहाँ पे मैंने इन लिखा था, तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि यहाँ पे वैल्यू दें आप। अगर आप चाहो तो यहाँ पे कोई वेरिएबल पहले भी ले सकते हो, मतलब कि मैं मान लो यहाँ पे ए लिख दूँ, ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूँ, और ये वेरिएबल हो सकता है मेरा ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वेरिएबल आपका ऑलरेडी बना हुआ है या नहीं है। देखिए रन करता हूँ मैं, तो इस केस में भी हमारा क्या आएगा, ट्रू आएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें आप कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इन ऑपरेटर हमारा किस तरीके से वर्क करता है। अब बात करते हैं कि जो इन ऑपरेटर होता है उसको किस तरीके से हम फॉर लूप में यूज़ करते हैं। तो देखिए फॉर लूप में यूज़ करने की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं। मैंने लिखा है फॉर आई इन सिक्वेंस। यहाँ पे देखिए मैंने सिक्वेंस दे दिया है, और इसमें देखिए मेरे कुछ नंबर्स हैं, मतलब कि ये जो मैंने टपल यहाँ पे फॉर्म किया हुआ है, तो यहाँ पे ये जो हमारा एक सिक्वेंस है। तो ऐसे केस में क्या होगा, देखिए मैंने यहाँ पे जो है प्रिंट कर रखा है आई को। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो सीक्वेंस है इसकी जो वैल्यू है वो एक एक करके इसके पास जाएंगी। मतलब कि जो लूप है ना वो कितनी बार चलेगा, 1 2 3 4 टाइम चलेगा, और चारों बार में क्या होंगी, जो आई वाले वेरिएबल है इसके पास में एक वैल्यू आती रहेगी। तो पहली बार में 10 आएगी, 10 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में सेकंड टाइम जब ये लूप चलेगा तो यहाँ पे 20 आ जाएगी, और थर्ड टाइम चलेगा तो 30 आ जाएगा, और फोर्थ टाइम चलेगा तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। मतलब कि इस तरीके से आपको ये आउटपुट देखने को मिलेगा इस कोड का। ये इस तरीके से जो हमारा इन ऑपरेटर वर्क करता है यहाँ पे फॉर लूप में। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो आप आउटपुट देख सकते हैं, तो चलिए इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे करता हूँ मैं जो यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर आई इन, और यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं लिस्ट ले रहा हूँ 10, 20, 30 एंड 40। ये जो है मैंने सीक्वेंस यहाँ पे ले लिया है, और यहाँ पे जो है मैं कर देता हूँ प्रिंट आई। ठीक है, इसको सेव करता हूँ कंट्रोल एस से और रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आ गया लिख के 10, 20, 30, 40। मतलब कि ये जो वैल्यू है वो इटरेट हो गई हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। इस केस में क्या होगा, हमारा ये टपल बन जाएगा। देखिए तब भी हमारा सेम आउटपुट ही आएगा। ये देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा ये वर्क कर रहा है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू दे सकते हैं। देखिए मैं लिख दूं सपोज कि यहाँ पे पाइथन मैं लिख देता हूँ, और इस केस में देखिए क्या होगा, जो पाइथन के करेक्टर हैं वो यहाँ पे इटरेट हो जाएंगे। पहले पी आएगा, फिर वाई आएगा, फिर टी, फिर एच, फिर ओ, और उसके बाद में एन। देखिए मैं यहाँ पे रन करता हूँ, ये देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से हमारा आउटपुट आ रहा है। तो ये जो है बेसिकली आपके जो सीक्वेंस होते हैं उनको इटरेट करने के लिए यूज होता है। और अगर आप चाहें तो ये चीज जो है आप पहले से किसी वेरिएबल में डिफाइन करके रख सकते हैं। मतलब कि कहने का मेरा ये है कि यहाँ पे मान लीजिए आपने एक वेरिएबल में जो है वैल्यू स्टोर कर दी। सपोज कि मैं इस तरीके से स्टोर कर रहा हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक तरीके से सीक्वेंस ए लिख दिया मैंने। तो इसका मतलब भी सेम ही है। देखिए रन करता हूँ, तो देखिए सेम ही आउटपुट आ रहा है। या फिर आप चाहें तो यहाँ पे लिस्ट टाइप की वैल्यू भी ले सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे मैं लिस्ट डिफाइन कर देता हूँ 10, 20, 30, 40
एंड एक और कर देता हूँ 50। देखिए सेव करता हूँ इसको, अगेन रन करता हूँ। तो देखिए इस केस में भी जो है हमारा आउटपुट आ रहा है, मतलब कि जो वैल्यू है वो इटरेट हो रही है। अब यहाँ पे देखिए जो इटरेबल ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब कि स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया आपका, और आपके टपल हो गए, वही यहाँ पे आपके होने चाहिए। मतलब जो भी आप यहाँ पे दोगे वो आपका इटरेबल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे जो सिंगल वैल्यू दे दोगे, सपोज कि मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूँ, देखिए मैं लिख देता हूँ 10, 20, 30, इस तरीके से मैंने लिख दिया, तो इस केस में ये आपका वर्क नहीं करेगा। देखिए सेव करके मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो एरर दे रहा है, और यहाँ पे देखिए लिख के आ गया है इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। मतलब कि जो इटरेबल ऑब्जेक्ट होते हैं सिर्फ आप उनको ही यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग हो गया हमारा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन से इटरेबल ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर आप लोग कन्फ्यूजन हो रहा हो तो मैं देखिए लिख दे रहा हूँ। स्ट्रिंग होता है एक तो हमारा, जिसको कि हम सिंगल कोट में या फिर डबल कोट में लिखते हैं। सिंगल कोट में कोई वैल्यू हो, चाहे आपकी डबल कोट में हो। इसके अलावा जो हमारी लिस्ट होती है, लिस्ट कौन सी होती है, जो कि इस ब्रैकेट में लगी होती है, मतलब कोई भी वैल्यू इन ब्रैकेट के अंदर है तो वो भी वर्क करेगा। इसके अलावा जो है टपल होते हैं, जो कि हमारे क्या होते हैं, पैरेंथेसिस में लगे हुए होते हैं। मतलब कि अगर पैरेंथेसिस के अंदर कोई वैल्यू है तो वो भी हमारी इटरेट हो जाएंगी। इसके अलावा जो है यहाँ पे डिक्शनरी भी आपकी हो सकती हैं। डिक्शनरीज जो हैं वो आपकी होती हैं कर्ली ब्रेसेस में, मतलब कि इस टाइप की ब्रैकेट में जो भी वैल्यू होंगी वो भी हमारी इटरेट हो जाएंगी। इनके अलावा भी जो है कुछ इटरेबल ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है मैंने आपको मेन बता दिए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप देंगे तो यहाँ पे जो भी आपका पार्ट होगा, मतलब कि ये वाला जो पार्ट होगा, यहाँ पे इटरेबल ऑब्जेक्ट होने चाहिए, चाहे वो आपका लिस्ट हो, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे आपका टपल हो। मतलब कि इटरेबल ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तभी जो है आपका फॉर लूप इस तरीके से वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। आई होप आप लोगों को इतनी चीज क्लियर होगी। तो समझ में आ चुका होगा आप लोगों को कि किस तरीके से मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करके हम फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रेंज फंक्शन की, कि हम जो है फॉर लूप में किस तरीके से रेंज फंक्शन को यूज कर सकते हैं। उससे पहले समझते हैं रेंज फंक्शन को, कि रेंज फंक्शन होता क्या है। उसके बाद में हम देखेंगे कि इसकी इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से फॉर लूप में होती है। तो देखिए रेंज फंक्शन की अगर हम बात करें तो रेंज फंक्शन जो है वो फॉर लूप के साथ यूज होता है, और ये हेल्प करता है आपको सीक्वेंस जनरेट करने में। मतलब कि नंबर्स का जो है सीक्वेंस जनरेट करने में ये आपको हेल्प करता है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। हालांकि अगर आप चाहें तो इसको टपल की फॉर्म में भी जनरेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अगर आप जो है इस तरीके से लिखते हैं रेंज 10, तो इस केस में देखिए क्या होगा, अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो ये जो है जनरेट करेगा नंबर्स को 0 से लेके 9 तक। अब देखिए यहाँ पे अगर आप 10 लिखेंगे तो ये 9 तक करेगा, 11 लिखेंगे तो 10 तक करेगा। मतलब जो भी नंबर आप यहाँ पे देंगे रेंज फंक्शन में, उससे एक कम लेगा। जो भी आपकी अपर लिमिट होती है उसको इंक्लूड नहीं करता है। जो भी नंबर होगा यहाँ पे वहां तक नहीं लेगा, उससे एक कम तक लेगा। जैसे कि यहाँ पे 10 दिया है तो ये 0 से लेके 9 तक के नंबर लेगा। मतलब कि 0 आएगा, 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं होगा। तो 0 से 9 तक का मतलब 10 नंबर्स हो गए। जो 10 वाला नंबर है उसको ये नहीं लेगा। देखिए इसको जो हम आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे जो है मान लीजिए एक लिस्ट जनरेट करना चाहता हूँ नंबर्स की, तो मैं लिख देता हूँ लिस्ट, एंड इसके बाद में लगा देता हूँ मैं रेंज, और रेंज में दे देता हूँ यहाँ पे 10। देखिए यहाँ पे 10 दे रहा हूँ मैं इस तरीके से। अब जो है मैं यहाँ पे जैसे एंटर करूंगा तो 0 से जो है 9 तक के नंबर जो है हमारे जनरेट हो जाएंगे। मतलब कि एक लिस्ट जनरेट होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है मैंने लिस्ट फंक्शन लगा दिया, और लिस्ट फंक्शन के अंदर जो है मैंने रेंज फंक्शन को लगाया है। तो रेंज फंक्शन जो है वो जनरेट कर देगा नंबर्स की लिस्ट। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से लिस्ट आएगी, मैं एंटर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसने जो है 0 से लेके 9 तक के नंबर्स की जो लिस्ट है वो जनरेट कर दी है। मतलब कि जो भी नंबर यहाँ पे देंगे उससे एक कम तक जो है वो आपकी लिस्ट जनरेट करेगा। जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसकी अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करता है। देखिए अगर मैं जो है यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ लिस्ट, और फिर से मैं लगा देता हूँ रेंज, एंड मैं यहाँ पे मान लीजिए कर देता हूँ 15। तो इस केस में देखिए आपका 15 नहीं आएगा, 0 से लेके जो है वो आपका 14 तक ये ले लेगा। देखिए एंटर करता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसने 14 तक ले लिया है। तो इस तरीके से जो हमारा रेंज फंक्शन वर्क करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगर आप चाहें तो रेंज फंक्शन के साथ में स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू भी आप डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप चाहें तो स्टार्ट वैल्यू दे सकते हैं कि कहाँ से जो है आपकी रेंज स्टार्ट हो, और स्टॉप वैल्यू भी दे सकते हैं कि कहाँ पे जो है आपकी रेंज स्टॉप हो जाए। और इसके अलावा जो है आप स्टेप वैल्यू भी दे सकते हैं कि कितने की जो है स्टेपिंग हो। यहाँ पे देखिए और क्लियरली समझते हैं इसको। इस तरीके से आप लिख सकते हैं रेंज 1, 10। तो इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो होगा क्या, इस केस में जो आपकी स्टार्टिंग होगी लिस्ट की वो आपकी होगी 1 से, और कहाँ तक चलेगी, वो 9 तक चलेगी।
मतलब कि यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा कि आप जो है किस नंबर से लेके किस नंबर तक की जो है रेंज को डिफाइन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे समझिए, अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ लिस्ट और यहाँ पे लगा देता हूँ रेंज फंक्शन, रेंज और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मान लीजिए कि सपोज मैं चाहता हूँ 5 से और मैं चाहता हूँ सपोज कि 15, तो मेरी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 5 से होगी और ये 15 तक रेंज चलेगी। मतलब कि 15 को तो इंक्लूड नहीं करेगा, 14 तक आएगा। जो भी यहाँ पे लास्ट वाला नंबर होता है वहां तक ये नहीं लेता, मतलब कि उस नंबर को छोड़ के एक कम तक लेता है। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 5 से स्टार्टिंग हो रही है। मतलब कि ये वाला जो नंबर है वो हम डिफाइन कर रहे हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से हो, और ये जो नंबर बता रहा है कि कहाँ तक ये जो है रेंज आपकी चलेगी। तो इस तरीके से हमने जो है 5,15 की रेंज ले ली है, मतलब कि 14 तक जो है वो आपके नंबर आ रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आप स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू दे सकते हैं। आई होप आप लोगों को इतनी चीज समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो स्टेपिंग वैल्यू दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस एग्जाम्पल में मैंने किया है 1,10,2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो रेंज होगी वो तो आपकी 1 से लेके 9 तक ही जनरेट होगी। मतलब कि यहाँ से स्टार्टिंग तो 1 से होगी और कहाँ तक चलेगी, 10 तक। मतलब कि 9 तक लेगा, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं करेगा। और यहाँ पे जो 2 लिखा है इसका मतलब है कि 2 की स्टेपिंग करके जो रेंज है वो जनरेट होगी। मतलब कि पहले 1 आएगा, फिर आपका जो है सेकंड नंबर छूट जाएगा, फिर आपका आएगा थर्ड। मतलब कि 2 की स्टेपिंग है तो हर सेकंड नंबर को जो है ये जनरेट करेगा। तो इसका मतलब हुआ 1 के बाद में 3 आएगा, 3 के बाद में 5 आएगा, फिर 7 आएगा और फिर जो है 9 आएगा। मतलब कि जो रेंज है वो हमारी 9 तक ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो स्टेपिंग हो रही है वो 2 की हो रही है। देखिए इसको जो हम प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लिस्ट एंड मैं यहाँ पे लगा देता हूँ रेंज फंक्शन, रेंज एंड यहाँ पे देता हूँ मैं सपोज की 1,20 और यहाँ पे स्टेपिंग देता हूँ मैं 2 की। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर सेकंड नंबर को ये प्रिंट करेगा। मतलब कि जो स्टॉप वैल्यू वो हमारी 20 है, मतलब कि 19 तक जो है हमारी लिस्ट जनरेट होगी, लेकिन यहाँ पे जो हर सेकंड नंबर को ये जो है जनरेट करेगा। देखिए एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 आया, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। इस तरीके से जो हर सेकंड नंबर को ये जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी स्टेपिंग देंगे उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। अगर आप यहाँ पे 3 दे देंगे तो 3 की स्टेपिंग कर देगा। देखिए मैं करता हूँ यहाँ पे, मैं कर देता हूँ यहाँ पे मान लीजिए 3, एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहले इसने 1 लिया है, फिर यहाँ पे 4 लिया है। मतलब कि हर थर्ड नंबर को जो ये प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रेंज फंक्शन क्या होता है और यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू क्या होती है, स्टॉप वैल्यू क्या होती है और जो स्टेपिंग वैल्यू है वो क्या होती है। अब बात करते हैं कि रेंज फंक्शन को हम किस तरीके से फॉर लूप में यूज करते हैं। तो चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं। तो फॉर लूप में अगर हम चाहें तो रेंज फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे इस एग्जाम्पल को समझिए। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर आई इन रेंज, मैंने फॉर लूप लगाया है और आई क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल है। देखिए एक चीज क्लियर कर दूं मैं आप लोगों को, यहाँ पे जो आई लिखा है ये एक वेरिएबल है और यहाँ पे जो वेरिएबल का नेम है वो आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने आई लिखा है, ज्यादातर लोग आई लिखते हैं या फिर जो है जे लिख देते हैं। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है। तो जो आई है वो एक वेरिएबल का नेम है, आप यहाँ पे वेरिएबल का नेम कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया आई। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, फॉर आई इन रेंज, और रेंज मैंने दी है 1,10। मतलब कि जो रेंज रहेगी वो 1 से लेके 10 तक रहेगी। मतलब कि यहाँ पे 9 तक के जो नंबर हैं वो जनरेट होंगे, जो 10 है वो जनरेट नहीं होगा। रेंज फंक्शन में अभी भी मैंने आपको समझाया जो अपर लिमिट होती है वो इंक्लूड नहीं होती है। जो भी यहाँ पे नंबर दे रखा होता है उसको इंक्लूड नहीं करता, उससे एक कम तक रहती है। तो इस तरीके से जो रेंज फंक्शन को हम फॉर लूप में लगाएंगे तो होगा क्या, यहाँ से जो नंबर है वो एक एक करके आई वाले वेरिएबल के पास जाएंगे। मतलब कि ये जो लूप है वो आपका 1 से लेके 9 तक के नंबर को जनरेट करके देगा। तो सबसे फर्स्ट टाइम में क्या होगा, यहाँ पर जो आई की वैल्यू होगी वो आपकी रहेगी 1, क्योंकि यहाँ से जो है पहला नंबर जाएगा 1, क्योंकि स्टार्टिंग दे रखी है हमने 1 से स्टार्ट हो। तो पहला नंबर जो है वो आपका 1 आ जाएगा। और देखिए आई को जो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है, तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, 1 होगा। इसके बाद में सेकंड नंबर जाएगा 2, उसको प्रिंट कर दिया हमने, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब कि इस तरीके से जो है आपके 1 से लेकर 9 तक के नंबर प्रिंट यहाँ पे हो जाएंगे। जो आउटपुट आएगा वो इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये आउटपुट आपका आएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी नंबर हैं जो रेंज बन रही है वो एक एक करके आई वाले वेरिएबल के पास में जा रहे हैं और वहां से प्रिंट होते चले जा रहे हैं। जब तक ये जो रेंज है वो कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक ये हमारा जो लूप है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। आई होप आप लोगों को इतनी चीज समझ में आ गई होगी। देखिए इसको मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करता हूँ मैं, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर आई इन रेंज, और रेंज में देखिए मैं लिख देता हूँ 1,20।
और इसके बाद में देखिए जो है मैं यहाँ पे कॉलन लगाऊंगा और कॉलन लगाने के बाद मैं प्रिंट कर दूंगा आई वाले वेरिएबल को। यहाँ पे देखिए जो मैंने आई लिखा है उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। अब देखिए मैं इसको सेव करता हूँ, नेम देता हूँ इसका मैं 1.py, ये ऑलरेडी है, इसको यस कर दे रहा हूँ। अब जो मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे देखिए रन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसने जो है 1 से लेके 19 तक के जो नंबर हैं वो प्रिंट कर दिए हैं। मतलब कि जो हमारी रेंज बन रही थी वो क्या बन रही थी, 1 से लेके 19 तक की बन रही थी, क्योंकि अपर लिमिट जो है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती है। ये चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ। और यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल वाली बात मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे आप वेरिएबल का नेम कुछ भी ले सकते हैं। सपोज कि मैं चाहूँ तो ए लिख सकता हूँ और यहाँ पे जो है फिर उसी ए को प्रिंट कर दूंगा, तो भी हमारा वही काम होगा। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो आपका किसी भी नाम से हो सकता है। देखिए यहाँ पे सेम ही काम आपका हो रहा है, जो भी वेरिएबल का नेम यहाँ पे लेंगे वही आपको फिर यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्टेपिंग भी कर सकते हैं। देखिए इसको भी करके मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए इसी प्रोग्राम में अगर आप चाहें तो स्टेपिंग कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ (2), तो इस केस में देखिए क्या होगा, हर सेकंड नंबर जो है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। देखिए मैं रन करता हूँ इसको, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, मतलब कि हर सेकंड नंबर जो है वो आपका प्रिंट हो रहा है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से यहाँ पे स्टेपिंग वर्क कर रही है। अब बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की। जैसे कि यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखिए, आप लोग गैस कीजिए कि इसका आउटपुट क्या होगा। हालांकि मुझे पता है कि आप लोगों को ऑलरेडी आउटपुट पता होगा, बट यहाँ पे एक चीज याद रखना, कभी भी आउटपुट को जो है रटने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको प्रोग्राम का लॉजिक समझना है कि किस तरीके से वो आउटपुट आ रहा है। तो आउटपुट को अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर आई इन रेंज, और रेंज दिया मैंने 1,10, मतलब कि यहाँ पे जो है 9 तक के नंबर्स की रेंज क्रिएट होगी। 1 से लेके जो है 9 तक के नंबर जो है वो हमारी रेंज में आ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए मैं प्रिंट क्या कर रहा हूँ, आई इंटू आई, मतलब जो भी आई की वैल्यू आएगी यहाँ पे पहली बार में आएगा 1, तो 1 इंटू 1 जो है वो 1 हो जाएगा। इसके बाद में जो है सेकंड टाइम में 2 आएगा, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, मतलब जो आई की वैल्यू है वो हर बार में यहाँ पे जो भी आएगी वही क्या हो जाएगी, उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू को हमने आई की वैल्यू से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो आपका इस तरीके से आ जाएगा। देखिए पहले जो है 1 आ रहा है तो 1 इंटू 1 हो गया, फिर यहाँ पे 2 आ रही है वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 4 हो गया है, फिर यहाँ पे 3 आ रही है तो 3 इंटू 3 क्या हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। तो इस तरीके से जो यहाँ पे जो पूरी लिस्ट है वो जनरेट हो रही है। आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम भी समझ में आ गया होगा। एक और प्रोग्राम देखते हैं यहाँ पे। देखिए इस प्रोग्राम में क्या चेंज है, यहाँ पे भी देखिए सारी चीजें सेम है, बस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है मैंने स्टेपिंग अप्लाई कर दी है, मतलब कि यहाँ पे 2 की स्टेपिंग हो रही है, तो बाकी सारी चीजें जो है सेम ही होंगी, लेकिन यहाँ पे जो है स्टेपिंग होगी, मतलब कि यहाँ पे जो रेंज बनेगी वो यहाँ पे हर सेकंड नंबर की बनेगी। पहले जो है आपका आएगा यहाँ पे 1, तो 1 इंटू 1 ही आ जाएगा, फिर जो यहाँ पे आई वाले वेरिएबल के पास में जाएगा नंबर 3, क्योंकि 2 तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेपिंग है वो 2 की है, तो 1 के बाद में जो है 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, मतलब कि हर सेकंड नंबर जो है यहाँ से जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो आउटपुट होगा वो आपका ये आ जाएगा, मतलब कि आएगा 1, 9, 25, 49 और 81। इस तरीके से आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। तो आई होप अभी तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि फॉर लूप क्या होता है और ये किस तरीके से वर्क करता है। अब देखिए यहाँ पे फॉर लूप से रिलेटेड कुछ और प्रोग्राम है, उनको समझ लेते हैं, जिससे कि जो है आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल पाए। तो बात करते हैं यहाँ पे एक प्रोग्राम को बनाने की, जो कि है एक नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए, कि अगर आप चाहें तो एक नंबर का फैक्टोरियल किस तरीके से कैलकुलेट करवा सकते हैं। तो देखिए इस काम को करने के लिए जो प्रोग्राम होगा वो किस तरीके से बनेगा। यहाँ पे देखिए पहले तो बात करते हैं कि जो फैक्टोरियल होता है वो एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए फैक्टोरियल की अगर हम बात करें, सपोज कि आपको अगर जो है 5 का फैक्टोरियल पता करना हो, तो जो 5 का फैक्टोरियल होता है वो 120 होता है। और ये जो 120 होगा किस तरीके से होगा, फैक्टोरियल का मतलब होता है जो भी नंबर है उसको जो है इस तरीके से जो है उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से जो आप यहाँ पे करेंगे। अगर यहीं पे जो है आपका मान लो 6 होता तो इस तरीके से रहता 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इस तरीके से रहता, मतलब कि जो नंबर है उसको जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में उतनी ही बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो भी नंबर होता है उसके बाकी सारे नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए चले जाते हैं, जो नीचे के नंबर्स होते हैं उनसे मल्टीप्लाई करते हुए चले जाते हैं। इस तरीके से सीरीज बन जाती है। तो जो फाइनल नंबर आता है इनको सॉल्व करने के बाद में उसी को बोलते हैं उसका फैक्टोरियल। आई होप आप लोग को इतनी चीज तो क्लियर हो गई होगी। तो इस काम को करने के लिए देखिए प्रोग्राम किस तरीके से बनेगा, ये रहा यहाँ पे प्रोग्राम का कोड। तो देखिए इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने यहाँ पे यूजर से एक नंबर लिया है कि आप जो है एंटर करो कोई भी नंबर जिसका जो है आप फैक्टोरियल कैलकुलेट करवाना चाहते हो। तो यहाँ पे यूजर कोई भी नंबर एंटर कर देगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पे एफ के नाम से एक वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू जो है बन रखी है,
और उसके बाद में देखिए यहाँ पे फॉर लूप लगाया है और फॉर लूप में बोला है फॉर आई इन रेंज 1, a+1। मतलब कि जो हमारा लूप चलेगा वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, जो रेंज बनेगी वो क्या बनेगी 1 से लेके और जो भी नंबर देगा उसमें जो है प्लस हो जाएगा 1। सपोज कि यूजर एंटर करता है 5, तो 5 + 1 क्या हो गया यहाँ पे 6। मतलब कि यहाँ पे जो रेंज बनी हमारी वो क्या हो जाएगी 1, 5 तक की हो जाएगी। मतलब कि 1 से लेके 5 तक के जो नंबर हैं वो हमारे यहाँ पे रेंज में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमने ए की वैल्यू में +1 कर दिया है। जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे 5 एंटर करा तो ए की वैल्यू 5 हो गई, लेकिन +1 कर दिया तो यहाँ पे हो जाएगा 6। तो 1, 6 का मतलब हो गया कि 1 से जो है 5 तक के नंबर आपकी रेंज में आ जाएंगे। इसके बाद में देखिए नीचे क्या करा गया है, यहाँ पे करा है f = f × i। मतलब कि जो f की वैल्यू है उसमें क्या करो, चेंज करो। क्या चेंज करो, f की वैल्यू को जो है इंटू कर दो किसकी, i की वैल्यू से। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें 5 के केस में, यहाँ पे क्या हो रहा था, जो हमारा लूप चलेगा वो कितनी बार चलेगा 5 टाइम चलेगा। अब जब 5 टाइम चलेगा तो i की वैल्यू सबसे पहली बार क्या आएगी 1 आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज बन रही है वो हमारी 1, 6 की बन रही है। तो पहली बार i की वैल्यू जो है वो 1 होगी और यहाँ पे देखिए क्या होगा, i की वैल्यू 1 हो गई और f की वैल्यू भी हमारी क्या है 1 है, तो मतलब कि यहाँ पे भी 1 है। तो 1 × 1 क्या हो जाएगा 1। तो f की जो न्यू वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी हमारी 1 बनेगी। मतलब कि पहले भी हमारी f की वैल्यू 1 थी और जब पहली बार ये लूप चला तो उस केस में भी हमारी f की वैल्यू 1 ही रहेगी। इसके बाद में जो लूप है वो हमारा अगेन चलेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे जो i की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो यहाँ पे 2 हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हमारे पास में क्या नंबर आएगा, i के पास में 2 आएगा। जब 2 आएगा तो यहाँ पे क्या होगा f × i। तो f की वैल्यू तो 1 ही है अभी तक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी × 2। तो यहाँ पे f की न्यू वैल्यू जो बन जाएगी वो क्या बनेगी आपकी 2 बन जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे जो है वैल्यू 2 हो जाएगी किसकी, f की। इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट नंबर कौन सा जाएगा 3 जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो नंबर आएगा i वाले वेरिएबल के पास में वो 3 आएगा। और यहाँ पे जो है f की वैल्यू हो चुकी है 2, तो इसका मतलब 2 × 3 क्या हो जाएगा 6। मतलब कि यहाँ पे f की वैल्यू अब आपकी हो गई 6। इस तरीके से यहाँ पे जो f वाला वेरिएबल है इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है तो जो भी यहाँ पे कैलकुलेशन होगी उसकी जो वैल्यू बनेगी वो आपकी f वाले वेरिएबल में ही स्टोर होगी। तो यहाँ पे 6 जो है वो हमारी f की वैल्यू हो चुकी है। इसके बाद में अगेन लूप चलेगा तो यहाँ पे नंबर क्या आएगा, अब 3 की जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज है वो हमारी 1, 6 की है, तो 4 भी यहाँ पे आ जाएगा। मतलब i की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए आपकी f की वैल्यू 6 हो चुकी है, तो 6 × i मतलब कितना हो जाएगा 24 आपका हो जाएगा। इस तरीके से f की न्यू वैल्यू जो है वो आपकी 24 हो जाएगी। मतलब कि f की जो वैल्यू है वो हमारी 24 हो चुकी है। इसके बाद में अगला लूप चलेगा तो यहाँ पे आपका आएगा 5 आएगा, और जब 5 आएगा तो इसका मतलब 24 × 5 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 120। मतलब कि यहाँ पे जो f की वैल्यू है वो हमारी कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पे ये लूप हमारा एंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 आपका जा नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो भी नंबर दे रखा होता है उसकी अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती है रेंज फंक्शन में, तो इसीलिए 6 नहीं जाएगा। और यहीं पे हमारा ये जो लूप है वो एंड हो जाएगा। ये जो लूप है वो हमारा एंड हो जाएगा। और जैसे ये लूप एंड होगा तो यहाँ पे लूप के बाहर ये स्टेटमेंट दे रखा है, ये वाला ये स्टेटमेंट चलेगा। जब तक हमारा लूप चलता है तब तक हमारे क्या होते हैं, लूप के अंदर वाले स्टेटमेंट चलते हैं। जैसे ही लूप एंड होता है तो लूप के बाहर वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। तो जो प्रिंट स्टेटमेंट है हमारा यहाँ पे, ये लूप के बाहर है, तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा द फैक्टोरियल ऑफ नंबर, और f की वैल्यू को हम प्रिंट कर रहे हैं तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी 120 आ जाएगी। तो लिख के आएगा द फैक्टोरियल ऑफ नंबर 120। इस तरीके से जो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज कि हमने एंटर करा 5, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 120। अगर आप कुछ और नंबर एंटर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हो जाएगी। देखिए एक बार मैं इसको आपको चला के दिखा देता हूँ। इस प्रोग्राम को जल्दी से मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब चलते हैं आइडियली में। देखिए यहाँ पे जो है उस प्रोग्राम को मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया। मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमसे नंबर मांग रहा है, तो 5 एंटर करता हूँ। तो देखिए इसने 120 बोल दिया। अगर मैं कुछ और नंबर एंटर करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हो जाएगी। सपोज कि मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ पे 10। तो देखिए इसने जो है इस तरीके से इसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करके बता दिया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो आप फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए प्रोग्राम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। अब बात करते हैं कुछ और प्रोग्राम की। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम ले रखा है जिसमें कि टू प्रिंट अ फिबोनाची सीरीज आपको जो है प्रोग्राम बनाना है। मतलब कि एक फिबोनाची सीरीज को क्रिएट करने के लिए आपको प्रोग्राम को क्रिएट करना है। तो देखिए पहले बात कर लेते हैं कि जो फिबोनाची सीरीज है वो एक्चुअली में होती क्या है। तो देखिए फिबोनाची सीरीज जो है वो एक ऐसी सीरीज को बोलते हैं जहाँ पे कि जो लास्ट 2 नंबर्स होते हैं वो आपके प्लस हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 0 है फिर 1 है, तो 1 और 0 को अगर हम प्लस करें तो क्या आएगा हमारा 1 आएगा।
और यहाँ पे 1 को हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 और 1 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके बाद में लास्ट जो नंबर्स हैं इनको अगर हम प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा। इसके बाद में जो है इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। मतलब कि लास्ट 2 नंबर्स को ऐड करने के बाद में एक न्यू नंबर बनता है और वो सीरीज बनती हुई ऐसे ही चली जाती है। तो इसी को बोलते हैं फेबनेक सीरीज। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इसको करने के लिए हम प्रोग्राम को किस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो ये रहा इस काम को करने के लिए प्रोग्राम। तो देखिए इस प्रोग्राम में मैंने क्या करा है, यहाँ पे n के नाम से एक वेरिएबल लिया है और इस वेरिएबल में जो है यूजर से एक वैल्यू एंटर करवाई है कि आप बताइए कि कहाँ तक की जो है आपको फेबनेक सीरीज क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे यूजर कोई भी वैल्यू एंटर करेगा वो हमारी चली जाएगी n वाले वेरिएबल में। मान लीजिए कि यूजर एंटर करता है यहाँ पे 5, तो 5 जब एंटर करेगा तो हमारी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। मतलब कि n इक्वल जो है वो हमारा 5 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल बना रखे हैं मैंने a और b के नाम से। a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 1 है। फिर इन दोनों वेरिएबल्स को यहाँ पे प्रिंट कर दिया है a और b को, तो मतलब आउटपुट क्या आएगा 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 0 और 1। इसके बाद में यहाँ पे फॉर लूप लगा रखा है और फॉर लूप में मैंने बोला है फॉर आई इन रेंज 1, n+1 और n की वैल्यू क्या है 5। तो मतलब कि ये हुआ 5+1 मतलब कि यहाँ पे हो गई वैल्यू 6। तो बेसिकली यहाँ पे जो रेंज बन रही है वो बन रही है आपकी 1,6 की। मतलब कि जो लूप है वो हमारा कितनी बार चलेगा, वो हमारा चलेगा 5 टाइम, क्योंकि यहाँ पे जो अपर लिमिट होती है वो इंक्लूड नहीं होती है। 1 आएगी आपके पास वैल्यू, 2 आएगी, 3 आएगी और 4 आएगी, 5 आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो लूप चलेगा वो हमारा 5 टाइम चलेगा। तो 5 टाइम चलेगा तो यहाँ पे जो लूप के अंदर कोड दे रखा है ये वाला, ये भी हमारा 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा। अब इस कोड में देखिए क्या हो रहा है, इस वाले कोड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए बोला गया है c = a+b। तो मतलब कि a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 1 है। जब इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 ही आएगी। फिर c को यहाँ प्रिंट कर दिया तो मतलब कि नेक्स्ट आउटपुट भी हमारा 1 आएगा। इसके बाद में यहाँ पे वैल्यू को मॉडिफाई कर दिया गया है कि जो b की वैल्यू है वो तो चली जाए a में। तो b की वैल्यू 1 है तो मतलब कि a की वैल्यू अब 1 हो जाएगी। और यहाँ पे बोल रहे हैं b की वैल्यू क्या हो जाए, c वाली जो वैल्यू है वो b की वैल्यू हो जाए। मतलब कि c की जो वैल्यू है वो b वाले वेरिएबल में चली जाए। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या थी आपकी, c की वैल्यू 1 थी। तो यहाँ पे जो हमारा 1 हो जाएगा। मतलब दोनों की वैल्यू जो है वो आपकी 1 हो जाएंगी। जब नेक्स्ट टाइम ये लूप चलेगा तो यहाँ पे क्या होगा a+b मतलब कि c प्रिंट होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो आपकी 2 आ जाएगी। क्यों 2 आएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका प्लस होकर इसको प्रिंट करा जा रहा है। तो दोनों की वैल्यू 1 थी इसलिए यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसके बाद में वैल्यू फिर यहाँ पे चली जाएंगी आपकी, मतलब कि a के अंदर जो है b की वैल्यू चली जाएगी और b के अंदर जो है c की वैल्यू चली जाएगी। c की वैल्यू क्या होगा 2, तो यहाँ पे जो है आपका 2 आ जाएगा और यहाँ पे आपका ऑलरेडी 1 है ये। तो इसीलिए नेक्स्ट टाइम जो आपका आउटपुट आएगा वो यहाँ पे प्लस होने के बाद में 3 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट टाइम जो है वो आपका 5 आ जाएगा, क्योंकि 2 + 3 जो है 5 हो जाएंगे और नेक्स्ट टाइम जो है वो आपका 3 + 5 जो 8 हो जाएगा। मतलब कि इस तरीके से सीरीज आपकी वर्क करेगी। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको इसको चला के भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जिस प्रोग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया और चलते हैं आइडियली में। तो देखिए यहाँ पे जो है मैं इस कोड को पेस्ट कर रहा हूँ, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसको कंट्रोल से सेव कर देता हूँ और इस प्रोग्राम को करते हैं रन। तो देखिए हमसे मांग रहा है कि कहाँ तक जो है आपको ये फेबनेक सीरीज क्रिएट करनी है। तो मान लीजिए मैं एंटर कर देता हूँ 5। अब यहाँ पे देखिए एंटर करता हूँ तो इस तरीके से जो हमारी 5 लेवल तक ये फेबनेक सीरीज क्रिएट हो गई है। इसके अलावा अगर आप चाहें यहाँ पे कुछ और नंबर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। देखिए मैं रन करके दिखाता हूँ। मैं मान लीजिए यहाँ पे कर देता हूँ 20, एंटर करता हूँ तो देखिए इस तरीके से 20 तक हमारी जो है फेबनेक सीरीज क्रिएट हो गई है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि फेबनेक सीरीज क्या होती है और ये किस तरीके से वर्क करती है। अब जो हम डिस्कस करेंगे वाइल लूप को, कि वाइल लूप किस तरीके से वर्क करता है। तो वाइल लूप की वर्किंग को हम यहाँ पे समझेंगे। तो स्टूडेंट वाइल लूप को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो को जो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।